आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टर्लिंग साइकिल। यहाँ पर हमको 4 साइकिल दिए हुए हैं। तो पहला साइकिल हम देखते हैं। 1 2 3 4 दो 2 2 3 और 1 2 4 कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो स्टर्लिंग साइकिल जो रहता है उसमें दो प्रोसेस रहेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और दो प्रोसेस रहेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम है। दूसरा हमको ये वाला प्रोसेस नहीं पता। अब सेकंड ग्राफ देखते हैं। इसमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है, तो यहाँ पर भी ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आप देखते हैं, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम दिए हुए और 2 कांस्टेंट एंट्रोपी दिया हुआ है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तो नहीं है। पहले 2 पीवी ग्राफ थे, दूसरे 2 टीएस ग्राफ है, तो ये थर्ड वाला भी नहीं होगा। और फोर्थ वाला आप देखिए, 2 कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल दे दिए, प्रोसेसेस दे दिए, और दूसरे 2 हमको नहीं पता। ये कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस में। तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, तो 2 वाला तो गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड नंबर का साइकिल। बी ऑप्शन है, इसमें 1 करेक्ट है लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है, तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑल ऑफ द अबव साइकिल भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया 1 एंड 4। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोसेसेस दिए हुए थे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेसेस थे, यहाँ पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थे। तो ऐसे अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है तो ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करके आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको स्टर्लिंग साइकिल पता है तो ये आपका 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, रैपिड एंड शार्प चेंजेस इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हमारे पास रैपिड एंड शार्प चेंज होना चाहिए इन वेरी स्मॉल रीजन ऑफ गैस फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। देखिए कैविटेशन जो होता है वो क्या होता है कि कोई पंप है या टरबाइन है, तो उसमें क्या है, पंप का जो ब्लेड रहता है, वो ब्लेड अगर इतना तेजी से घूम रहा है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड है, ब्लेड इतना तेजी से आगे बढ़ गया कि यहाँ का जो फ्लूइड था वो ब्लेड के मुकाबले पीछे छूट गया। ब्लेड यहाँ पर आ गया और पानी अभी भी यही रीजन में रहा। तो जो बच गया, जितना गैप बच गया बीच में, इतना गैप जो बच गया पानी और ब्लेड में, तो पानी और ब्लेड के बीच का गैप है वो वेपराइज हो जाएगा। फ्लूइड इतने गैप में वेपराइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब फ्लूइड को पता लगेगा कि यहाँ पे तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है, ये जो एरिया है यहाँ पर, उसमें लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, तो ये वाला जो फ्लूइड है वो पीछे फटाक से इसके पीछे आने की ट्राई करेगा, मीन्स ब्लेड के पीछे। ब्लेड अब यहाँ पर आ गया है और फ्लूइड यहाँ पर था, तो फ्लूइड रश करेगा ये डायरेक्शन में, और जैसे ही रश करके ब्लेड से टकराएगा तब होगा केविटेशन। मतलब एक तरीके से इस पे पिटिंग होगा, मतलब ब्लेड पे मार पड़ेगी और उसका सरफेस डैमेज हो जाएगा, तो वो होता है कैविटेशन। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर होता है शॉक वेव। अब शॉक वेव क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई जेट प्लेन या कुछ है, ये मान लीजिए प्लेन है, ठीक है। अब ये उसका पीछे वाला एंड मान लेते हैं, अब ये और इसका फ्रंट एंड। तो जेट जब मूव कर रहा है बहुत हाई स्पीड से, तो उसके जो टिप रहता है ना, उसका जो टिप रहता है उसके आजू बाजू में हाई प्रेशर का एक कोन बनता है। यहाँ का फ्लूइड का प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर जनरली बहुत हाई हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, और आगे के जो भी एटम्स है एयर के, उसको मालूम ही नहीं होता कि जेट आ रहा है। वो अपने नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर में रहते हैं। अब जैसे ही जेट आगे बढ़ेगा, ये उसके साथ ये वाला कोन जो है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो जब क्या होता है कि जब ये वाला कोन के जो हाई प्रेशर के जो एटम्स है वो ये लो प्रेशर वाले एटम्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो सडन प्रॉपर्टी चेंज होता है इन दोनों के बीच में। इतना तेजी से चेंज होता है
कि ये वाले जो एटम है वो एक शॉक वेव जनरेट करते हैं, और फिर वो प्रेशर वेव, शॉक वेव हमको सुनाई देता है जब हमारे आजू आजू बाजू से जेट प्लेन जाता है। तो ये होता है। अभी देखिए यहाँ पे एक स्मॉल रीजन का एक ये रहता है, ठीक है। ये जो मैं बनाया हूँ सारे कोन्स, वो स्मॉल रीजन का एक कोन रहता है, तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। गैस फ्लो है, उसका मतलब कि एयर भी एक टाइप का गैस ही मानेंगे हम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और यहाँ पर सडनली रैपिड होता है, बहुत ज्यादा तेजी से, और एकदम शार्प चेंज होता है प्रेशर चेंज में, मतलब बहुत ही बड़ा स्पाइक दिखेगा आपको प्रेशर वैल्यूज में, चेंजेस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा शॉक वेव, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैच कर रहे हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस बन जाता है तो प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे वेपराइजेशन में क्या होता है, वेपर, वाटर से वाटर से वेपर बन जाता है। और चोकिंग फिनोमेना पाइप्स में वगैरह में जो चोकिंग होता है वो, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे, यह सीधा आंसर होगा शॉक वेव। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव बेस्ड आंसर था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फिर व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन अ वाटर इज वेपराइज, तो वेपराइजेशन होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वाटर से वेपर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर मे बी टेकन एज दिस, तो पर केजी दिया हुआ है, तो पर केजी लेटेंट हीट हमको दे दिया है, हमको टेम्परेचर सेचुरेशन जो रहता है 100 डिग्री वाला, वही है वेपराइजेशन का। तो जब वाटर है, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसको हमको वेपर बनाना है, तो हम क्या करें, हम इसको हीट प्रोवाइड करें, लेटेंट हीट प्रोवाइड करें, ठीक है। अब लेटेंट हीट मतलब यही हो गया हमारा क्यू। अब पर केजी की बात करें डायरेक्टली, और यहाँ पर यूनिट भी आप देखिए, किलो जूल पर केजी दिया हुआ है, किलो जूल पर केजी हमको यूनिट में ही दे दिया है। केल्विन बस हमको जोड़ना है डिवीजन में, तो हमको टेम्परेचर से डिवाइड करना है, सारे यूनिट सेम है। देखिए एंट्रोपी क्या होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसमें से कितना हीट निकल गया, या फिर कितना हीट दिया, तो हमने यहाँ पर कितना हीट दिया, लेटेंट हीट के बराबर हीट दिया। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट देते हैं तो सीधे सीधे हम डिवीजन कर देते हैं एंट्रोपी से, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज यही होगा। तो यहाँ पर लेटेंट हीट हमारा 2238 किलो जूल पर केजी डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में हो जाएगा 100 प्लस 273, मतलब 373। तो यहाँ पर केल्विन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तेजी से कैलकुलेशन करने के लिए ये 3 को पहले 0 बना देना है, ये 38 है तो उसको 40 मान लेना है, 2240 डिवाइडेड बाई 370, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 225 डिवाइडेड बाई 35। अब ये 5 7 जा होगा, 5 4 जा, 2 कैरी हुआ, 5 5 जा, तो 45 डिवाइड बाई 7 हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली ये कौन से वैल्यू से मैच कर रहा है, 2 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 7 जार 42, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आपका आंसर 6 किलो जूल पर आ जाएगा। तो ऐसे आप फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी। तो वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है, इसका रीजन ये है कि वर्क को अगर हम हीट में कन्वर्ट करते हैं तो 100% वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है, क्योंकि हीट को हम 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, इसको हम क्वालिटेटिवली बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इसलिए। फिर क्या, इट इज इम्पॉसिबल, सॉरी, इट इज पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस वर्क। तो पहले तो एक हीट इंजन बना लेते हैं, इसका टेम्परेचर T1 मानते हैं, यहाँ से वो हीट दे रहा है Q1, ये हीट इंजन का साइकिल हो गया यहाँ पर। फिर वो Q2 रिलीज कर रहा है दूसरे टेम्परेचर में, हो सकता है एम्बियंट, और वर्क दे रहा है W आउट। सो क्या बोल रहे, इट इज पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस वर्क इन अ साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट विद बॉडीज एट सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो ये T2 है उसको हम बना देते हैं T1, ठीक है।
अब हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि Q1 जो है वो बराबर हो जाएगा W आउट प्लस Q2। फर्स्ट लॉ वैलिड है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ पॉसिबल है। अब सेकंड लॉ भी क्वालिफाई करेगा तब जाके हम इसको पॉसिबल मानेंगे। सेकंड लॉ में क्या होता है, अगर हम एंट्रोपी निकालते हैं सिस्टम का, तो एंट्रोपी निकालने के लिए पहले तो हम Q1 निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम Q1 निकाल रहे हैं तो माइनस Q1 कौन से टेम्परेचर से निकाल रहे हैं, T1 टेम्परेचर से निकाल रहे हैं, ठीक है। वर्क का कोई भी एंट्रोपी नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा हम दे रहे हैं हीट Q2 यहाँ पर, ये बॉडी को हम Q2 दे रहे हैं। तो Q2 अगर दे रहे हैं वो सिस्टम को, तो Q2 डिवाइडेड बाई T1 हो जाएगा क्योंकि सेम टेम्परेचर है। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाता है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T1। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो Q2 माइनस Q1 जो है वो Q2 माइनस Q1 नेगेटिव होगा, क्योंकि आप फर्स्ट लो देखिए Q1 ज्यादा बड़ा है। Q1 क्या बड़ा है, W आउट, और Q2 से बड़ा है, और W आउट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तभी हमको वर्क मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है Q2 माइनस Q1 वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया तो ये लेस देन जीरो हो गया, और जैसे ही डेल्टा एस लेस देन जीरो हो जाता है, ये बन जाता है इम्पॉसिबल सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला हमारा सही था, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि एंट्रोपी अगर हम यूनिवर्स का, यहाँ पर हमने यूनिवर्स का ही निकाला है, क्योंकि हमने तीनों के तीनों सिस्टम ले लिए ना, जितने भी सिस्टम थे सब ले लिए, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। अब उसमें से हमारा एंट्रोपी आ गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which is operating in a cycle will produce no other effect other than transfer of heat from cooler to hotter body। तो पहले तो यहाँ पे एक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉटर बॉडी, ठीक है। फिर ये हमारा साइकिल कौन सा है, ऑपरेटिंग इन साइकिल, यहाँ पर ये साइकिल आ गया। फिर ये दूसरा बॉडी आ गया T2 टेम्परेचर। अब क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। कूलर बॉडी से लेके ये Q2 कूलर बॉडी से लिया और हॉटर बॉडी में Q1 डाल दिया, ठीक है। तो दूसरा कोई भी इफेक्ट नहीं, हमको वर्क नहीं देना है, यहाँ पर वर्क हमको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि नो अदर इफेक्ट बोला है। और बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यही हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ अगर हम लगाते हैं तो Q1 इज इक्वल टू Q2 आ जाएगा, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा हम एंट्रोपी निकालते हैं, तो सारे सिस्टम ले लेंगे। पहले हम इस सिस्टम को लेते हैं, तो वहां से निगेटिवली Q2 निकल रहा है, कौन से टेम्परेचर से निकल रहा है, T2 टेम्परेचर से। अब साइकिल में तो पूरा साइकिल है, उसमें तो कोई भी एंट्रोपी, वो साइक्लिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी कंजर्व रहेगा। दूसरा ये तीसरा सिस्टम हमारा, ये तीसरा सिस्टम में हम Q1 दे रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, और T1 टेम्परेचर पे दे रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हम इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए Q1 और Q2 बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई T2। अब यहाँ पर हमको पता है हॉटर बॉडी कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे बोला है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, कूलर बॉडी से लेके हम हीट दे रहे हैं हॉटर बॉडी में, तो ये वाला कूलर बॉडी है, ये हॉटर है। तो T1 हॉटर है, मतलब T1 ज्यादा है T2 से। देखिए T1 ज्यादा है तो ये वाला टर्म बड़ा रहेगा, तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज एज्यूम करता हूँ। मान लीजिए Q1 10 है डिवाइडेड बाई T1 है वो मान लीजिए 100, ठीक है। Q2 10 है, सॉरी Q1 10 है, और T2 जो है वो मान लीजिए 50, ठीक है। T1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर ये 100 इज ग्रेटर देन 50 होगी, तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, और ये जो टर्म है वो आएगा 0.1 माइनस
0.2, तो ये आ गया -0.1। तो डेल्टा एस आ गया नेगेटिव, डेल्टा एस हो गया <<0 तो ये वाला इम्पॉसिबल सिस्टम है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल है ये वाला साइकिल। और वही बोला है कि ये इम्पॉसिबल है, तो ये सही है। इसका मतलब 1 एंड 3 करेक्ट है। तो क्या बोलते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, ये वाला सही है। स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये गलत है। तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सीधे सीधे आपको यही इन्फॉर्मेशन सारे क्लॉसियस स्टेटमेंट से और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से पता होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस कॉनकरेंट होने चाहिए। और मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, तो उसका कॉनकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट with respect to a center in their plane is equal to algebraic sum of the moments of components with respect to same center। तो पहले तो एक सेंटर बना लिया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फोर्स लगा देते हैं। तो पहले तो ये एक फोर्स लेते हैं, दूसरा ये फोर्स F1 F2। फिर एक और सेंटर बनाते हैं, सेम सेंटर का बात किए दूसरे सिनेरियो में, और इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट बना देते हैं, रिजल्टेंट। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। ये रिजल्टेंट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। तो मोमेंट के लिए हमको डिस्टेंस भी चाहिए रहता है, तो हम मान लेते हैं ये एक रोड पे लग रहा है, बार या रॉड है, इस पे लग रहा है, ठीक है। सेम, दोनों सेम कंडीशन है। एक में हम एनालिसिस रिजल्टेंट से कर रहे हैं, एक में हम इंडिविजुअल फोर्सेस से कर रहे हैं। ये जो रिजल्टेंट है उसी के ये दोनों कंपोनेंट है। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं हिंज है, ठीक है। ये ओ पॉइंट पे इसको फिक्स मान लेते हैं। चलिए, ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट रहेगा, ये वाला रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका जो मोमेंट रहेगा ओ पॉइंट पे, बोल रहे विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर इन अ प्लेन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट। ये हो जाएगा इक्वल टू इसके जो कंपोनेंट्स है, मतलब ये वाला सीन, इसमें क्या मोमेंट रहेगा, F1 इसका लेंथ मान लेते L इंटू लेंथ प्लस F2 इंटू 0, क्योंकि ये एक्सियली पास हो रहा है। तो ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट से मोमेंट आया, मोमेंट रिजल्टेंट से, वो आ जाएगा F1 इंटू एल, ये दोनों सेम होगा, कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू सेम सेंटर। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट जो है सेम सेंटर है, उसी पॉइंट से सेम। दिस थियरम इज नोन एज, तो ऐसा हमको बोला था वेरिगॉन ने। सो इसको बोलते हैं थियरम ऑफ वेरिगॉन। इसको ना ही बोलते मोमेंट ऑफ मेथड्स, थियरम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एक्टिव फोर्सेस, या फिर थियरम ऑफ थ्री फोर्स, ये कुछ नहीं बोलते। तो ये सेम होता है। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स दिया है, आपको उसको कंपोनेंट में डिवाइड करके उसका मोमेंट निकालेंगे ओ पॉइंट पे, तो वो उसका वैल्यू सेम आएगा। इसको बोलते हैं थियरम ऑफ वेरिकॉन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। सो आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बाकी वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।